ये तीनों तस्वीरें एक ही पॉइंट पर आकर रुकती हैं और वो हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से पश्चिम बंगाल, यूपी से बिहार तक योगी आदित्यनाथ के नाम की गूंज सुनाई दे रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो देश में अब तक नहीं हुआ वो योगी ने कर दिखाया। और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के तत्वों के साथ हम सख्ती से निपटेंगे। मैंने इसके बारे में अभी एक बड़ी बैठक बुलाई है और मैं इस चीज़ को स्वयं समीक्षा कर रहा हूं, मैं स्वयं देख रहा हूं और जो भी जिम्मेदार होगा उसकी जवाबदेही भी तय करेंगे। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि वे सब चिन्हित चेहरे हैं, वे सब वीडियोग्राफी में आ चुके हैं, सीसीटीवी के फुटेज में आ चुके हैं। इन सब की प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे। योगी ने जो कहा था वो यूपी में हो रहा है। यूपी में पहली बार सरकार दंगाइयों से ही नुकसान का हर्जाना वसूलने की तैयारी कर रही है। अमरोहा में हिंसा के 86 दोषियों से सरकार 4,27,439 रुपए की वसूली करेगी। यूपी के अमरोहा में पहली बार सीए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोर्ट ने 86 लोगों को दोषी माना है और साथ ही उन पर 4,27,000 का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल 2020 में जो प्रदर्शन पूरे देश में सीए एनआरसी के खिलाफ हो रहे थे, उसी दौरान अमरोहा में भी सीए एनआरसी को लेकर प्रदर्शन हुआ था। इस पूरे प्रदर्शन में अमरोहा की कोर्ट ने 86 लोगों को दोषी माना है। साथ ही जो सरकारी संपत्तियों का नुकसान उन्होंने किया था, अब उनसे वसूली के लिए उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। योगी सरकार इस पूरे मामले को लेकर बेहद सख्ती, सरकार ने साफ किया था कि जो भी दंगाई जो है वो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएगा, उससे उस संपत्ति की मुआवजे की वसूली की जाएगी। इसके लिए बाकायदा सरकार ने एक कानून भी बनाया, एक अधिनियम पास किया और वो कानून का रूप ले चुका है। तो उत्तर प्रदेश में एक नया कानून भी बनाया गया है ताकि जो भी दंगा करेगा, सरकारी और प्राइवेट संपत्तियों को नुकसान पहुँचाएगा, उसी से वसूली भी होगी। यूपी में नागरिकता कानून यानी सीएए के विरोध में लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किया। लखनऊ, मुरादाबाद, अमरोहा, शामली, कानपुर, इलाहाबाद समेत यूपी के लगभग हर जिले में हिंसा की आग भड़की। अमरोहा में जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा में कोर्ट चौराहे पर भीड़ ने आगजनी की थी, दुकानों में तोड़फोड़ किया था, कई बाइक्स को आग के हवाले कर दिया था, पुलिस पर पत्थरबाजी भी की गई थी, जिसके बाद यूपी पुलिस ने 55 लोगों के खिलाफ नामजद और 1800 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें लाखों की संपत्ति स्वाहा हुई थी। इस हिंसा में प्रदर्शनकारियों ने 4,27,439 रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था और अब मेरठ ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद सरकार दोषियों से ही हर्जाना वसूलेगी। सीएए हिंसा के बाद यूपी के अलग अलग शहरों में सरकार ने प्रदर्शनकारियों की पहचान कर उनके पोस्टर चस्पा किए और दंगे के आरोपियों को सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस जारी किए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद योगी सरकार को नोटिस वापस लेने पड़े। इसके बाद योगी सरकार दंगाइयों से वसूली के लिए नया कानून बनाया। इसे उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 का नाम दिया गया। इसे कानून के तहत यूपी में रिटायर्ड जिला जज की अध्यक्षता में 2 ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। एक लखनऊ और दूसरा ट्रिब्यूनल मेरठ में बनाया गया। इस ट्रिब्यूनल में राजनीतिक जुलूस, प्रदर्शन, हड़ताल और बंद के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई होगी। मेरठ ट्रिब्यूनल ने पहला फैसला सुना दिया है, जो यूपी ही नहीं पूरे देश के लिए एक नजीर बन गया है। अब पूरे देश में प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के मन में कानून का डर अभी से ही दिख रहा है, क्योंकि यूपी में जो योगी करते हैं वो मिसाल बन जाता है और फिर धीरे धीरे वो एक मॉडल के तौर पर पूरे देश में नजर आने लगता है। राज्य में हम कानून व्यवस्था को और मजबूत कर रहे हैं
माननीय न्यायालय के निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं और उत्तर प्रदेश राज्य में हर स्थिति में हम कानून के राज को मेंटेन करेंगे। इसको लेकर बड़ा पॉलिटिकली सवाल उठाया गया था उस अदालत वक्त। के निर्णय पर पॉलिटिकल कुछ नहीं होता है। पहले सीए एनआरसी में विरोध जो चला था पहले जो उसको होता रहा है, अब कोई चर्चा नहीं है। कानून जो तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, हमारा ही प्रतिबद्धता है। तो कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? स्वागत योग्य कदम है और कोर्ट ने अच्छा निर्णय लिया। बीजेपी नेता इसे बड़ा कदम बता रहे हैं तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है कि योगी सरकार जानबूझकर गरीबों को परेशान कर रही है, समुदाय विशेष को टारगेट करने का काम कर रही है। इसे कानून और संविधान का मजाक है। सीएनआरसी के तहत अगर वो आंदोलन, ये लड़ाई उत्तर प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने ना लड़ी होती, हर ज़िले में आज हज़ारों हज़ार लोग जो है बेघर होते, बगैर नागरिकता के होते। तो ये जो तरीका है उत्तर प्रदेश की सरकार का, हम समाजवादी पार्टी के लोग साफ साफ कहना चाहते हैं, ये होश में रहिए, आम लोगों को, गरीब लोगों को परेशान करना बंद कर दीजिए। हमने देखा है कि ये एंटी सीए दंगाइयों के पक्ष में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और कुछ और दल केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति के चलते खड़े हो जाते हैं। आज सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिन्होंने भी दंगा करके सार्वजनिक संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, क्या उसकी भरपाई उनसे नहीं होनी चाहिए? विरोधी सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन योगी का यूपी मॉडल पूरे देश में धूम मचा रहा है। यूपी में माफियाओं और अपराधियों पर योगी ने बुलडोजर चलाया। देखते ही देखते इस बुलडोजर की गरज देश के हर बीजेपी शासित राज्य में सुनाई देने लगी। एमपी से लेके गुजरात तक योगी का बुलडोजर मॉडल हिट हो गया। और अब योगी ने देश के सामने एक और बड़ी लकीर खींच दी है। अभी हाल ही में योगी ने कहा था कि यूपी में एक गुंडे की जिंदगी 3 चौराहे की होगी, और अब योगी की ये 3 चौराहे वाले फॉर्मूले के असर की तस्वीरें भी सामने आ रही थी। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। योगी ने जो कहा था वो यूपी में होने लगा है। एनकाउंटर की ये तस्वीरें यूपी के गाजियाबाद की हैं, जहां इस युवक ने इस महिला से लूटपाट कर फरार होने की कोशिश की, लेकिन योगी की पुलिस ने तीसरे चौराहे से पहले ही इसका एनकाउंटर कर दिया। जांच में खुलासा हुआ कि इस बदमाश का नाम कुलदीप है, जिस पर यूपी और दिल्ली में 11 मुकदमे दर्ज हैं। विरोधी चाहे जो भी कहें, लेकिन बीजेपी मानती है कि योगी यूपी के लिए उपयोगी हैं। ये बात खुद पीएम मोदी कह चुके हैं, और अब बीजेपी 2024 की चुनावी तैयारियों में जुटी है। इसी को लेकर आज दिल्ली में पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच अहम बैठक भी हुई। मोदी के आवास पर मिलने के लिए पहुंचे हुए थे योगी आदित्यनाथ, और जिस तरीके से उपचुनाव में जीत मिली, रामपुर में जीत मिली, जो सीट कभी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं रही, उस सीट पर जीत मिलने के बाद में आज पहली बार योगी आदित्यनाथ जो है वो आए हुए थे यहाँ पर दिल्ली में, और दिल्ली में सीधे वो उन्होंने पहले हिंगडन में लैंड किया और चौपर से, और लैंड करने के बाद में वो सीधे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उनके आवास पर आ गए हैं। और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा ये मुलाकात चली, लगभग 1.5 घंटे ये मुलाकात चली, और 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद में योगी आदित्यनाथ जो है वो अब निकल कर जा रहे हैं। उनका काफिला देखिए 7 LKM 7 लोक कल्याण मार्ग से अब योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है वो निकल कर जा रहा है। और देखिए ये जो 4251 नंबर की
गाड़ी है। योगी आदित्यनाथ देखिए आगे की तरफ बैठे हुए हैं योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ का ये काफिला निकलकर जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये रही कि यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण बैठक रही है, इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही है कि योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में जीत दर्ज की उसको लेकर यहाँ पर चर्चा हुई। साथ ही यहाँ पर जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की जो समिट होने वाली है उत्तर प्रदेश में, उसको कहीं ना कहीं उस पर निमंत्रण देने के लिए, उसके लिए निमंत्रण देने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री के पास वो आए हुए थे। साथ में उन्होंने आने वाले दिनों में नगर निकाय के चुनाव भी होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनमें किन किन पार्टियों के साथ में गठबंधन रखना है, किन किन के साथ में नहीं रखना है, किस तरीके की स्ट्रेटेजी होगी, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय के चुनाव में उतरेगी, उस विषय पर भी चर्चा हुई। साथ ही चूंकि कोरोना आ रहा है तो कोरोना को लेकर भी उत्तर प्रदेश में किस तरीके के हालात हैं, क्योंकि पिछली बार काफी हालात बिगड़ने की स्थिति आई थी जब सेकेंड वेव आई थी, तो उसके बाद में अब दोबारा से यदि कोरोना काल आने वाला है, यदि कोरोना का संकट आने वाला है, तो उससे किस तरीके से लड़ना है उसको लेकर भी चर्चा हुई, और 2024 को लेकर भी चर्चा हुई। तो विस्तृत चर्चा हुई है, तकरीबन 1.5 घंटे दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई है। निश्चित तौर से बहुत अहम और महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। लखनऊ से विनय मिश्रा और दिल्ली से हिमांशु तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।